नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? जलेपला। ठीक है, जलेपला। फिर प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित है? झंझा, प्रचंड झंझा, पछुआ पवने, पछुआ पवने। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लवणता है? लाल सागर, लाल सागर। फिर निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, में से वर्ष 2022-23 में विश्व के पूर्ण रूप से जैविक खेती है तो सिक्किम है। पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 78 है। और जो 73वां अनुच्छेद है, वह 73वां वो मंत्रिपरिषद से 73, 73 है ना, 73 मंत्री, मंत्री। तो ये जो त्रय है ना, ये त्रय, ये 73 का त्रय और मंत्री का त्रय, है ना। 73 का त्रय, जैसे कि 73 का इंग्लिश में लिखेंगे ना, 73, 73 का ये त्रय, मंत्री का त्रय। तो 73 अनुच्छेद मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद ये 78 है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 78। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? अकाल राहत, केंद्रीय की बात कर रहा है, सेंटर की। केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था, जबकि था जनगणना एवं सांख्यिकी, सीमा शुल्क, बंदरगाह है। ये यानी कि ये केंद्र के हैं। अकाल राहत शायद संवर्ती का होगा, ठीक है ना। ये केंद्र की तो पूछ रहा है, केंद्रीय, केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। जब केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था, ये अकाल राहत नहीं था, अकाल और राहत नहीं था, शायद ये राज्य सूची का होगा। जबकि सीमा शुल्क है, बंदरगाह है, जनगणना एवं सांख्यिकी है। ठीक है, इसके बाद में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों, पंचशील की संयुक्त घोषणा भारत के किस देश के साथ की थी? ये चीन है भाई, और चीन ने ही अपनों को धोखा दिया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान भारत ने निम्न कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया? 1950 है ये, 1950। ठीक, 1950 सही, 1950 सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची सूचियों की संख्या थी? तो 3 ही है क्या? तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची सूचियों की संख्या थी। ये वही है, केंद्रीय सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची, और कोई ज़्यादा बड़ी सूची नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण है ये। फिर भारत की प्रभुता अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया? 42वां। भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2), समझ रहा है बात को, प्रभुता और अखंडता 19(2) निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया? 42 में। शब्दावली देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें का उल्लेख भारत के संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 कह गए, है ना। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित किस दिनांक से हैं? 26 नवंबर 1949। सही तो है ना ये, कहीं गलत बता रहे हूँ अपन? इतना डीप में कोई पूछता है क्या? अनुच्छेद 51 कह गए। और इसमें क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42 में संशोधन है ना, 1976 द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रस्तावना में समाजवादी, पंचनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा, है ना। तो 42 में 4 4 और 2 जोड़ दिया 6, तो ये तो 6 का 6 आ गया, है ना। और ये 76 है, 1942 में संशोधन कब हुआ है? 76। 42 में संविधान संशोधन कब हुआ है? 76। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। बात किस कर रहा है? प्रस्तावना की। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रस्तावना में समाजवादी, पंचनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द
जोड़े गए हैं। भारत की प्रभुता अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया है? 42वां है भैया। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का अतिक्रमण। और इसमें क्या है? संघ सूची 59, राज्य सूची 54, समवर्ती सूची 36। तो 59, 54, 36 है ना। 59 तो हो गया क्या? संघ है ना। 59, 54 राज्य, 59, 54, 36। 59 फिर 54 और 36। 36 किसके हैं? समवर्ती के हैं। 62, 54, 36 है ना, याद रखना भाई। 62, 54, 36। और इसमें क्या ही कह रहा है? कोरिया युद्ध के समय सबसे पहले 1950 में भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान किसी अभियान में शामिल हुई थी? कोरिया युद्ध के समय सबसे पहले 1950 भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अभियान में शामिल हुई थी। ठीक है, 1950। चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के मध्य 29 अप्रैल 1954 को जो समझौता हुआ है पंचशील समझौता कहा गया। चाउ एन लाई है और जवाहरलाल नेहरू है। चाउ एन लाई है और जवाहरलाल नेहरू है। 29 अप्रैल 1954 को। चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के मध्य। चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के मध्य 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ। इसे पंचशील समझौता कहा गया है। और क्या बता रहा है ये? 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतों में देश शासन लागू करना था। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? अकाल राहत नहीं था, सीमा शुल्क है, बंदरगाह है, जनगणना एवं सांख्यिकी है। क्या बता रहा है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतों में देश शासन लागू करना था। अनुच्छेद 78 है ना। अनुच्छेद 78 है इसमें प्रधानमंत्री कर्तव्यों को उल्लेख। और ये सिक्किम है और ये लाल सागर है ना। आप कभी स्वेज नहर गए होंगे तो लाल सागर का पानी सबसे खारा मिलेगा आपको। ठीक। प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित है? पछुआ पवनें हैं। और ये जलेपला है। जलेपला क्या बता रहा है? जलेपला यह चुंबी घाटी है। जलेपला अच्छा चुंबी घाटी है। कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में स्थित है? जलेपला। और पी कोटेश्वरम है। ऊपर वाले का कोटेश्वरम, के का कर्नाटक। आर एस परीक्षा में भी आया था पी कोटेश्वरम। आगे चलते हैं अब। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित में किस दिनांक से लागू किए गए? 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 है। फिर ये क्या कह रहा है इसमें? सुंदरदास जो कि संत कवियों में एकमात्र सुशिक्षित व काव्य मर्मज्ञ रचनाकार थे, की कृतियों में धर्मोपदेश व काव्यात्मक सुंदर सामंजस्य है। उनकी ज्ञान समुद्र, बावनी, सर्वाग योग, दीपिका, बारह अष्टक, सभैया आदि श्रेष्ठ रचना है। राघव दास ने अपने ग्रंथ में इन्हें दादू दयाल की शिष्य परंपरा में अगाध प्रतिभा के धनी और अपर शंकराचार्य कहा है। चल छोड़ है ना। फैजल अली खान जिसने 1857 फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। संबंध था। क्वेश्चन देख, ढूंढ लोध ठिकाने से। क्या बोल रहा है? ढूंढ लोध। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान। फैजल अली खान बताइए, फैजल अली खान संबंधित है 1857 क्रांति
के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी? संबंध था ढूंढ लो द ठिकाने से। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया यार उसने? सलम्बर के ठिकाने से कौन था? अनूपगढ़ ठिकाने से कौन था? नरहड़। नरहड़ के पीर किन्हें कहा गया है? नरहड़। फैजल अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। ढूंढ लो द ठिकाने से। फैजल अली खान ढूंढ लो ठिकाने से। नरहड़ के पीर किन्हें कहा गया है? पता नहीं है भाई। फैजल अली खान का संबंध ढूंढ लो ठिकाने से था। एक बिल्कुल नया सवाल। भक्ति आंदोलन के संतों में एक मीराबाई का जन्म। सी। मीराबाई का जन्म तो मेड़ता में हुआ और उनका विवाह मेवाड़ में हुआ था। ये तो सही है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। गजब, स्वामी केशवानंद है भाई। उस व्यक्ति का नाम बताइए। कभी तो बड़ा वो आ जाता है अक्षर, है ना, तो इस वजह से बड़ा करना पड़ता है, कोई ना है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्वामी केशवानंद है भाई। आचार्य तुलसी निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मापजी है। आचार्य नरेश मुनि। पंडित झावरमल शर्मा जो अपने शिक्षा मंत्री, उनका नाम क्या है? दिलावर। सही है ना? दिलावर। तो झावरमल भी है, उनका ध्यान नहीं है, वो उनका डिपार्टमेंट कौन सा है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। स्वामी केशवानंद है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में स्वामी केशवानंद है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। स्वामी केशवानंद। वो बात तो तेरी सही है कि भाई ये जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ है ना, स्वामी केशवानंद है, लेकिन ये है कौन सी जगह भाई? ये भौगोलिक स्थिति क्या है? भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य 90 वर्ष तक हुआ। अब जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है कि भाई ये बताइए गंगा मंदिर कहाँ है? ये आ चुका है, भरतपुर में है, ये ध्यान रखना इसका ना। गंगा मंदिर भरतपुर में 1845 में शुरू हुआ था, 90 वर्ष तक चला था। किसने? बलवंत सिंह द्वारा। आ रहा है क्या कुछ इसमें? आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में बनवाया था। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में बनवाया था भानगढ़। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र का नाम क्या था? माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में बनवाया था भानगढ़। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं? हम सीढ़ो है, कोई दिक्कत नहीं। भांडारी बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? दौसा है। निम्नलिखित में से मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है? राणा हम्बीर को। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीस है ना, लकुलीस का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल। कैलाशपुरी की बात है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीस का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीस का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीस का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल है। कैलाशपुरी कहाँ है ये? बप्पा रावल मेवाड़ से ही संबंधित होगा। फिर जयपुर के मराठा आक्रमणों में सुरक्षित रखने के लिए सवाई जयसिंह ने कौन सा किला बनवाया था? मराठा आक्रमणों से, समझ रहा है बात को? जयपुर को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जयसिंह ने
सवाई जयसिंह ने कौन सा किला बनवाया था? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? तारागढ़। तारागढ़ देखिए आ गया ये। तारागढ़ अजमेर में है एक। आई समझ में? तो दुर्ग की अगर बात करें वो, तो दुर्ग की अगर बात करेगा तो एक तारागढ़ तो अजमेर में आएगा और एक तारागढ़ बूंदी में आएगा। और तारागढ़ एक चोटी भी है ना, चोटी भी है। जयसिंह ने कौन सा किला बनवाया था? नाहरगढ़ किला। भानगढ़ किला तो अलवर में है ना। जयगढ़ किला जयपुर में, सबसे बड़ी तोप। नाहरगढ़ का दुर्ग निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जब चरी नहीं है इसमें, तो चरी को कौन सी जाति करती है? चरी। चरी चरी से कलाकार संबंधित है ना, उसका क्या नाम है उसका? फल्कू। फल्कू। फल्कू सही है क्या? फल्कू बाई। फल्कू बाई सही है भाई, चरी नेत्र से संबंधित है फल्कू बाई। सही होना चाहिए यार ये फल्कू बाई। जब ये क्वेश्चन पूछता है वो बार बार में, वो एक लाइन में देगा बाल नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर बाल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, और ये आ भी चुका है। तो बाल रे है ना, बाल रे। तो बालर, तो बालर को ऐसे याद करते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन, ये जो नृत्य है। तो बालर को, बालर का रे और गरासिया है ना, बालर का रे, गरा का रे, बालर गरासिया, बालर गरासिया, बालर गरासिया, बालर गरासिया, बालर गरासिया है। गबरी भील है और तेरह ताली कामड़ है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चरी से फल्गुबाई है, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन भाई ये भी तो पता होना चाहिए किस जाति से है ये चरी। चरी नृत्य, चरी नृत्य वही होता है जो वो चरी होती है ना पानी पीने की चरी, उसको सिर पे रख के जो करते हैं ना। और वो जैसे कि जो नीचे ग्लास वगैरह धरे हुए हैं उस पर संतुलन को दिखाते हैं, रुमाल उठाना, फिर पैसा उठाना, उन पे आगे पीछे, और वो तीन तीन चार चार पांच चरी रख के करते हैं ना, वो है ये चरी, वही है ना। जैसे कि मटकी का ही रूप होता है, लेकिन ये स्टील वगैरह की बनी होती है। पानी वगैरह पीते हैं अगर आपने देखा हुआ तो, वो है ये चरी। मटकी तो हांडी की होती है, ये पीतल वगैरह की इनकी होती है ना, स्टील वगैरह की। तो बालर गरासिया, गबरी भील है, तो गबरी है ना, गबरी। तो गबरी, गबरी भील हो गया, गबरी भील, बालर गरासिया, तेरह ताली कामड़। इसके बाद में मोर है वो तो है ना। रामस्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के, आवाज़ जो आ रही है बैकग्राउंड में वो मोर है। रामस्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। रामस्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। जब ये तो उसने शीतल शाखा दिया है, लेकिन वो ये और पूछता है रामस्नेही संप्रदाय किसने की थी, तो हरि रामदास जी है, हरि रामदास जी है। जब ये भी आता है क्वेश्चन, भाई ये पूछ दिया उसने कि रामस्नेही संप्रदाय की शाखा, शीतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। क्वेश्चन ये भी देता है रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की हरि रामदास जी। क्वेश्चन ये भी आता है निर्गुण है ना, निर्गुण, निर्गुण संप्रदाय की, यहाँ पर निग्रंथ कुछ ऐसे है, निर्गुण, निर्गुण दी है शायद, उसकी स्थापना किसने? हरि रामदास जी ने। ये ऐसे याद कर रखा है अपन ने, क्योंकि अगर वो निर्गुण की बात कर रखा ना, तो कि भाई काम तो निर्गुण का है लेकिन नाम स्वयं का हरि के ऊपर है, यानी भगवान के ऊपर है, तो इस वजह से काम के विपरीत नाम है, ऐसे याद कर रखा है ये हरि रामदास जी। तो ध्यान देना इस बात पे है ना, आता है इस प्रकार का। तो तीन क्वेश्चन है यहाँ। रामस्नेही संप्रदाय किसने की? हरि रामदास जी ने। निर्गुण संप्रदाय किसने की? हरि रामदास जी ने। और सिंहतल शाखा संस्थापक हरि रामदास जी। तेरह ताली कामड़ है, समझ रहा है बात को? तेरह ताली, तेरह ताली कामड़ हो गया, तेरह ताली कामड़ हो गया, गबरी भील हो गया है ना, तेरह ताली कामड़, गबरी भील, बालर गरासिया है, बालर गरासिया है।
बाल है रे का रे गरासिया। गबरी है ना, गबरी। गबरी का ये है ना मात्रा तो देगा गारंटी से, क्योंकि वो जब आता है ना और 2 5 10 दिन में अगर ये इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे अपन। तो गबरी, री की ई की मात्रा भील, जैसे कि अपन ने जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, वो नदी याद कर रखी है ना लूनी की ई की मात्रा से, उसी प्रकार गबरी है ना भील। ठीक भाई, गबरी का भील हो गया। और वालर कार्य गरासिया हो गया। 43 कांवड़ है। आगे चलते हैं, हरि रामदास जी। फिर कुचामनी, कुचा चे का छे कर रखा है अपन ने ना, कुचा लच्छी। जब क्षेत्र पूछ रहा है यार ये, जब BDAC, BDA और ये C, कुचामनी लच्छीराम नागौर है। अली बख्शी, अली बख्शी से याद कर रखा है अलवर है ना, अली बख्शी अलवर है। अलवर भरतपुर भी आ रहा है, मेवात कोई बोलते हैं अलवर भरतपुर। हीर रांझा शेखावाटी है। कान गुजरी ये जयपुर है। कान गुजरी नाम शानदार है ना, कान गुजरी जयपुर। चल अब दोबारा कर। कुचामनी है ना लच्छीराम की है। जब ये आए हैं कौन सा जय, कुचामनी यार ये चक्कर पड़ गया, नागौर है ना, नागौर है भाई, कुचामनी नागौर। और अली बख्शी, अली बख्शी अलवर भरतपुर है। ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर। ठीक, मेवात, मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं। हीर रांझा, बढ़िया क्वेश्चन है, शेखावाटी हीर रांझा। और कान गुजरी जयपुर। दोबारा देख, वही जो कुचामनी है ना लच्छीराम संबंधित है लेकिन नागौर से है। ठीक, नागौर। अली बख्शी, अली बख्शी अलवर, ये अलवर भरतपुर मेवात है। फिर हीर रांझा शेखावाटी है। और कान गुजरी जयपुर है। कान गुजरी जयपुर याद होना चाहिए यार, बात तो उसकी है ना। चल अब कर। कुचामनी लच्छीराम है ना नागौर हो गया। अली बख्शी ऐसे, अली बख्शी ऐसे अलवर है, तो ये मेवात हो गया। हीर रांझा है ना शेखावाटी। और कान गुजरी, कान गुजरी है ना जयपुर। कान गुजरी, गुजरी है ना, कान गुजरी जयपुर है। आगे चलते हैं। निम्न में से 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया। मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया गया था। रामकरण उसापा है। शंकरदास, ये राजस्थान साहित्य से क्वेश्चन आते ही हैं भाई, चाहे वो किसी प्रकार की हो, 4 5 क्वेश्चन आते ही हैं, ये देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। निम्न में से किसने 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? निम्नलिखित में से किसने? वर्ष 1896 की बात है ना, 1896 की। ठीक है, यानी कि 17वीं शताब्दी है। हाँ 17वीं, 17वीं कहीं को है, 18वीं शताब्दी है ना, 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी। जैसे कि अगर 1800 से और 1900, ये 1800 से 1899 तक की अगर बात कर रहा है तो वो आएगी कौन सी, 18वीं शताब्दी आएगी। ठीक है, और अगर 19वीं शताब्दी की बात है तो जैसे कि 1900 से लेके 1800 लेके 1899 की, जब ये कौन सा आएगा इसमें, 18वीं आएगी है। और फिर 1900 से लेके 1999, तो ये कौन सी आएगी, 19वीं शताब्दी। सही है क्या ये? जैसे कि भाई अगर 1500 से लेके 1500 से 99 की अगर बात की जाएगी इसके बीच बीच में, तो उस शताब्दी को क्या बोला जाएगा? उस शताब्दी को बोला जाएगा क्या, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। जब ये 15वीं की बात चल रही है ना, 1500 से 1599 की, 14वीं आना चाहिए यार इसमें। चल देख लेंगे कहीं और पकड़ लेंगे है ना, कोई ना। निम्न में किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया?
रामकरण आसोपा है। ठीक भाई। निम्न में से किसने 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? मारवाड़ी और व्याकरण की बात है ना, रामकरण आसोपा। फिर निम्न में किस लोक देवता ने चांदोजी, डेमाजी, लोक देवता से है ना, चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, राय का, ये तो ऊँट से संबंधित और सलहजी सोलंकी संबंधित थे। बाबू जी है। चौका क्वेश्चन है। तेजाजी परबत्सर, तेजाजी जाट कर रखा है भाई इसने। गोगाजी चौहान कर रखा है। अच्छा, लिख रखा है किस उसमें? लोक देवता जी, नया प्रश्न भी है। जब इसका मतलब क्या है? निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित थे, यानी कि ये कनेक्ट थे है ना। तो चांदोजी, चांदोजी, डेमाजी, चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका है ना, हरमल जी, रायका, सलहजी सोलंकी। चांदोजी, डेमाजी, चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका, सलहजी सोलंकी संबंधित है। बाबू जी है। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो नागवट प्रथम। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को, ये नागवट प्रथम है। मंडोर के किस प्रतिहार शासक, जब मंडोर मेड़ता अपनी राजधानी बनाया, नागवट प्रथम। दोबारा देख, मंडोर, मंडोर किसकी राजधानी थी? मारवाड़ की। सही है, मारवाड़, मारवाड़। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? नागवट प्रथम। निम्न से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राय सिंह। समझ में आ रही है बात? राज सिंह मेवाड़ से है, गज सिंह का पता ना, अनूप सिंह बीकानेर से थे, राय सिंह बीकानेर से है। ठीक है। जगत सिंह जोधपुर से, जय सिंह जयपुर से। जब निम्न में बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? राज सिंह, राज सिंह। अगर राज सिंह ये मेवाड़ से भी होगा ना कोई, तो राज सिंह बीकानेर से भी होगा ना, तो मेवाड़ में भी है राज सिंह। काफ़ी प्रतापी शासक हुए थे जब। और जय सिंह ने 36 कारखाना का निर्माण किया था, जय सिंह जयपुर के शासक। निम्न में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? जब राय सिंह है ना। और इसमें क्या है? मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने, बताइए, प्रतिहारों का शासक कहाँ था? प्रतिहारों का शासन कहाँ था? मंडोर। ठीक है, मंडोर। मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, नागवट प्रथम। चल भाई आगे चलते हैं। फिर 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया, जिन्हें खंडीन कहा जाता है। समझ रहा है बात को? 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के, वो ये पूछ चुका है, खंडीन पाए जाते हैं, खंडीन किसे कहते हैं, है ना। 15वीं शताब्दी की बात आ गया नहीं, 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी की बात कर रहा है ना, तो 15वीं शताब्दी इस प्रकार से है। तो ये बात कर रहा है 14वीं से लेके 1499 तक की बात कर रहा है। समझ रहा है? जैसे 15 तो वो एक साल पीछे की बात आती है। यह है बात। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर, कौन से ब्राह्मण है? पालीवाल ब्राह्मण। 15वीं शताब्दी की बात है, जैसलमेर है, खंडीन है, कहा जाता है। फिर कालीबंगा निम्न से किस फसल
के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो हैं कालीबंगा है ना, हनुमानगढ़, बालाजी बाबा। ठीक। फिर भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट आम है, तो कर भी देते, कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल है, भाई को भाई के साथ में लड़ा दिया भाई अकबर ने। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को, जो महाराणा प्रताप है ना, तो क्या, तो उड़ना राजकुमार किसे, उसे उड़ना राजकुमार किसे कहा गया है? क्या जगमाल ही है? पता नहीं है यार, उड़ना राजकुमार नहीं, वो शायद है ना, वो सांगा का भाई था, सांगा का भाई था उड़ना राजकुमार। जब ये तो बात सौतेले की कर रहा है ना, जबकि जो उड़ना राजकुमार था वो तो खास था ना, सांगा का भाई था वो शायद, लेकिन क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे ही था। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल सिंह, है जगमाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है जटपट्टी, दाबू प्रिंट अकोला गांव, दाबू। फिर अजरक प्रिंट बाड़मेर, पुस्तकला बीकानेर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुस्तकला बीकानेर सही है, अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है, और दाबू आकोला गांव चित्तौड़गढ़ है ये, दाबू है ना, आकोला गांव चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सम्मिलित नहीं था? दाबू प्रिंट आकोला गांव चित्तौड़गढ़, है ना, दाबू प्रिंट आकोला गांव। आकोला गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आकोला गांव क्यों प्रसिद्ध है ये पता होना चाहिए भाई। तो दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, पुस्तकला बीकानेर। जटपट्टी जसोल बाड़मेर, जटपट्टी जसोल बाड़मेर है, ठीक है भाई। जटपट्टी, जटपट्टी जसोल, जसोल बाड़मेर, समझ रहा है बात को? जटपट्टी जैसे जटपट्टी, जैसे जसोल बाड़मेर, बाड़मेर कहीं, जसोल तो ठीक है, जैसे जटपट्टी जैसे जसोल, लेकिन जसोल बाड़मेर में है। दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, पुस्तकला बीकानेर। आगे चल। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सैंधव, सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं, गणेश्वर के हैं, सीकर में है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बैराट जयपुर, आहड़ उदयपुर। तो अवशेष सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं, गणेश्वर है इसमें, गणेश्वर सीकर मन है, सैंधव सभ्यता से भी पुराने हैं। जब एक और क्वेश्चन आता है, ताम्रवती किसे कहा गया है? ताम्रवती नगरी किसे कहा गया है? ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। पाली जिले के बराटिया खुर्द में बनने वाला मेला संबंधित है? बराटिया खुर्द में बनने वाला मेला संबंधित है, रामदेव जी है भाई ये, पाली जिले की बात है, और बराटिया खुर्द में भंडी वाला मेला संबंधित है, रामदेव जी। पाली जिले के वरांटिया, विराटिया है, विराटिया, विराटिया, विराटिया। पढ़ा है कभी क्वेश्चन? नहीं पढ़ा भाई। बराटिया खुर्द ये स्थल है पाली जिले में, गांव का नाम है शायद ये, भंडी वाला मेला संबंधित है, रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी। निम्नलिखित में से तोरण का संबंध किससे है? विवाह से है। और निम्नलिखित में से कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारिक भैंसा साय और रोड़ा चरण द्वारा बनाया गया था? नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उत्तर इसमें क्या है भाई? भैंसौड़गढ़, भैंसौड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संपर्क पर चित्तौड़गढ़ जिले में है। भैंसौड़गढ़, भैंसौड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामनी, है ना, चंबल देख ले, चंबल में भी बया गया, और बामनी, बामनी ये सब चंबल, चंबल की सहायक है बामनी। नदियों के संगम पर चित्तौड़ जिले में इस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लौर भी कहा जाता है। दोबारा देख, भैंसौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के समग्र पर चित्तौड़गढ़ जिले में है भैंसौरगढ़। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। किसको? भैंसौरगढ़ को। भैंसौरगढ़ वेल्लोर है ना, सिमिलरिटी है। भैंसौर वे है ना और वेल्लोर। ठीक। पहाड़ी डाकुओं से अपना कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियों भैंसासाय और रोणाचरण, भैंसासाय भैंसासाय और रोणाचरण, जब उनके ही आधार पे है ये भैंसासाय के ही नाम पर है ये भैंसौरगढ़। नाम मिल रहा है ना भैंसौरगढ़। बेल्लोर कहा गया है इसको। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा चार कालखंडों में विभाजित है। इन्हें कालक्रमानुसार प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करें। जब BDCA एक अन दो एक दो तीन, BDCA 4, वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, श्रृंगार रीति और नीति काल, विविध प्रवृत्तियों और नई विधाओं के उदय को दर्शाने वाला कालखंड। राजस्थान साहित्य की कछु समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा 4 कालखंडों में विभाजित है। इन्हें काल के अनुसार प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करें। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा 4 कालखंडों में विभाजित है। ये 4 कालखंड है। अब इसे व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले भक्ति कर देते हैं। भक्ति नहीं है, सबसे पहले वीर गाथा है फर्स्ट पे, इसके बाद में भक्ति आ जाएगा। फिर श्रृंगार रीति और नीति काल, विविध प्रवृत्तियों नई विधाओं के उदय को दर्शाने वाला काल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? ये तो अंजना देवी चौधरी है ना, पहले भी आ चुका है। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान पहली महिला थी। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? ये बता, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ठीक है। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? ये चौसा है भाई। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं। सुमेल का 1544 है। शेरशाह सूरी और मालदेव 39 और 44। जब इधर तो थे शेरशाह, इधर थे कौन? शेरशाह सूरी नहीं, शेरशाह सूरी और राम मालदेव। ठीक है ना। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? चौसा। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्न में कौन से शहर को डिजाइन किया था? जयपुर है ना, जयपुर। विद्याधर भट्टाचार्य राजस्थान के निम्न में कौन से शहर को डिजाइन किया? जयपुर। तो ठीक, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।